नमस्कार। आज के चिट्ठी का जो विश्लेषण होगा, वो कुछ शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि सर 1444 2/6/2026 के बारे में छुट्टी की स्वीकृति के बारे में कुछ चिट्ठी निकला था, उसका पूरा डिटेल आप हम लोग को समझाइए। उसी के उन्हीं की बातों पर आज मैं उस चिट्ठी का विवरण करूंगा कि 1444 2/6/2025 की चिट्ठी है, जिसमें बहुत सारे छुट्टियों की स्वीकृति के संबंध में सरकार के उप सचिव के द्वारा चिट्ठी जारी किया गया है, जिसमें सीएल एसएल तो नॉर्मल चीज है, और भी जो छुट्टी उसका भी विवरण मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये छुट्टी की स्वीकृति और उसके सारे डिटेल के बारे में जानकारी हो सके। तब हम अपना इस चिट्ठी का आप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चिट्ठी जो पत्रांक दिनांक है आपको 1444 है। ये चिट्ठी मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल दे रहा हूँ। जब भी इस वीडियो को आप देखिएगा, अगर देखने के बाद इस चिट्ठी की जरूरत पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चिट्ठी को अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। हम छुट्टी कौन कौन सी छुट्टी हम लोग को मिलती है और कैसे छुट्टी है और किस प्रकार हम लोग ले सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट है और क्या कारण है, इस सभी डिटेल हम चलाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप सभी छुट्टियों के बारे में आप समझ सकते हैं। अमित कुमार पुष्पक, बिहार सरकार के उप सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखे हैं कि राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में, इसमें स्थानीय निकाय के शिक्षक इस चिट्ठी के आलोक में इनका जो अवकाश है, ये स्थानीय निकाय शिक्षक इसमें शामिल नहीं होंगे। सहायक शिक्षक जो भी राज्य के हमारे सहायक शिक्षक और विद्याध्यापक कार्यरत हैं, उनकी चिट्ठी के स्वीकृति के किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्वीकृत कराने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो कठिनाइयों का सामना अगर आपके पास नियम जानकारी रहेगी तो आप उसके तहत आप छुट्टी आराम से ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो है आपको ये छुट्टी बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत विद्यालय अध्यापक तथा बिहार विशिष्ट नियमावली 2024-23 के तहत विशिष्ट शिक्षक और प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 और प्रधान अध्यापक की जो नियुक्ति की गई है तथा बिहार सेवा संहिता के नियम के अनुरूप ये अवकाश अनुमान्य हो रही है। तो हम लोग छुट्टी की नहीं देर करते, सभी छुट्टियों के बारे बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं और इसको समझाने का प्रयास करें, और आप इसको अच्छे से सुनिएगा, जिसे समझने का भी आपको प्रयास कीजिए। सबसे पहले छुट्टी होती है आकस्मिक अवकाश। ये सभी शिक्षकों को पता होती है आकस्मिक अवकाश जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान होगा। अब कैलेंडर वर्ष क्या है? कैलेंडर वर्ष जो आप लोग कैलेंडर देखते हैं वही कैलेंडर वर्ष होती है। जैसे कैलेंडर जनवरी से दिसंबर, तो जनवरी से दिसंबर होगी, क्योंकि स्कूल का सेशन समाज तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसमें 16 दिन अनुमान होगा। किंतु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति के वर्ष के अवशेष माह के समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान होगा। ये समझिए, जो आपको ये नई नियुक्ति होती है तो जो अवशेष माह बचता है उसके समानुपातिक, मान लीजिए आपने विद्यालय में योगदान किया 1 फरवरी को, 1 फरवरी को योगदान किया, तो आपको अवशेष मास कितना हो गया? आपको उस तारीख को लेकर 11 महीने और 16 दिन मिलेगा आपको 12 महीने, तो उसका अनुपात निकाल लेना है। तो 16 गुना 11/12 जो आपको आएगा वो आपको उसका से आपको। मान लीजिए कोई ऐसे शिक्षक मिले जो 1 जुलाई के योगदान करते हैं, तो 1 जुलाई के योगदान कर रहे हैं, तो 1 जुलाई के योगदान करने के लिए कितना माह अवशेष हो रहा है? तो आपको 6 माह अवशेष हो रहा है। तो 1 वर्ष का 16 दिन, तो 6 माह कितना हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। कभी कुछ ऐसे भी शिक्षक मिलेंगे जो 7 जुलाई 6 जुलाई के योगदान करेंगे, मान लीजिए, तो वो लगभग ये माना जाता है कि जो 6 जुलाई 7 जुलाई का योगदान करते हैं 10 जुलाई के बाद नहीं, 10 जुलाई पहले अगर मांग, तो लगभग मांग चल जाता है कि पूरे महीना वो उनको अवकाश में उस अवशेष माह के अवकाश में उसको गणना कर लिया जाता है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। लेकिन ये अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृति नहीं की जा सकती है। अब ये समझिए क्या है, सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों के लिए इससे अधिक आपको स्वीकृति, मतलब सीएल जो होता है एक बार में कितना सीएल लिया जा सकता है, ये समझने की चीज। एक बार में सीएल आप लीजिए, लेकिन कितनों भी आप सीएल लीजिए, मान लीजिए 1 सप्ताह का होता है 7 दिन, आपने ले लिया, आपने 1 सप्ताह 2 सप्ताह का ले लिया, मान लीजिए 2 सप्ताह का आपने सीएल ग्रांट करने की, तो मान लीजिए पहला सप्ताह अगर मान लीजिए शनिवार को छुट्टी है किसी कारण से इस सप्ताह, और अगला सप्ताह मंडे को भी छुट्टी है, तो आप मंडे टू फ्राइडे सीएल ले लिए, और फिर उसके बाद आप क्या किए थी, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक ले लिए। तो यहाँ पे बीच में आपको 3 दिन सार्वजनिक अवकाश हो गया, सैटरडे छुट्टी हो गया, संडे छुट्टी हो गया, मंडे सार्वजनिक अवकाश, तो 3 दिन ये, 3 दिन ये, और आपको 9 दिन ही आप सीएल ले सकते हैं, अर्थात 9 दिन और 3 दिन 12 दिन हो गया, अर्थात 3 दिन अगर बीच में छुट्टी है तो 9 दिन तक आप लगातार सीएल ले सकते हैं। 9 3 12 दिन से पूछ जा रहा है, इस परिस्थिति में 12 दिन से आपका अवकाश नहीं लिया जा सकता। यही कहने का मतलब, सार्वजनिक अवकाश मिलाकर आपको 12 दिन से अधिक स्वीकृति नहीं किया जा सकता है, लगातार अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक, मतलब किसी कारण से अगर कोई परीक्षा देने किसी, लेकिन ये मिला के आपको 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, आपका सीएल काउंटिंग आपको 9वें दिन होगी, लेकिन ये मिलाकर नियम है 12 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते। अब आइए, ये आवेदन आप कहाँ दे, सहायक शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, जो भी ये अपने विद्यालय प्रधान को देंगे या प्रधानाध्यापक को देंगे, और प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक ये आवेदन किनको देंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, जब भी आवेदन समर्पित कीजिएगा उसी तिथि, जो भी जिस व्यक्ति को आपने आवेदन दिया उसी दिन आपको उस समय निर्णय लेंगे, इसे नहीं कल होकर परसों। इस मामले में स्पष्ट निर्देश है कि उसी दिन आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, इसी प्रकार निर्णय लिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, आकस्मिक अवकाश में कोई क्लियर आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट होगी तो फिर आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब आइए, विशेष आकस्मिक अवकाश। ये विशेष आकस्मिक अवकाश हुआ, महिलाओं के लिए होता है, जो प्रत्येक माह लगातार 2 दिन अनुमान होता है, लगातार 2 दिन अनुमान्य होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि हद इसको स्पेशल लीव भी नाम से हम लोग बहुत सारी महिलाएं जानते हैं। और इस ऐसे अवकाश, ये भी देखिए, ऐसे अवकाश में भी कुछ नियम है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृति नहीं की जा सकती है। अब यहाँ देखिए, आप मान लीजिए कोई सीरियल लिए, उसमें सार्वजनिक अवकाश आ गया, अब उसमें भी आप सोच रहे हैं कि 12 दिन हम मान लीजिए आकस्मिक अवकाश ले लिए सार्वजनिक, अब फिर उसके बाद सोचे विद्यालय का प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को आप दे सकते हैं। और इसमें भी प्रभारी प्राध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्राध्यापक, ये अपना आवेदन कहाँ देंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और ये आवेदन में भी ये भी स्पष्ट चिट्ठी में दिया, आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम पदाधिकारी के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये तो दोनों सीएल जो है, सेल और सीएल, ये तो लगभग अधिकांश शिक्षक लोग जानते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत इस पे थोड़ा चर्चा चला दिए हैं। लेकिन आगे जो छुट्टियां हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा चलाएंगे। उसके बाद आते हैं मातृत्व अवकाश जो होती है, इसके बारे में हम लोग देखे, उसको प्रसव अवकाश भी कहते हैं। बिहार सेवा संहिता की नियम 220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 98/89 के दिनांक 1/12/2015 के आलोक में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक छुट्टी प्रावधान की तिथि से 180 दिन तक की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश होगा। अर्थात कम से कम आपको 2 संतान के लिए ये लाभ मिलेगा। और मातृत्व अवकाश की तिथि होती है कुल 180, जिस दिन से आप आरंभ कर रहे हैं उस दिन से लेकर 180 दिन तक की अवधि तक आपको मातृत्व अवकाश मिलेगी। अब ये आवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा के कार्यालय में आपको आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के अंदर इसे स्वीकृति या अस्वीकृति करने का निर्णय लिया जाएगा।
अब देखिए इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। या तो आपको आवेदन करना होगा, आवेदन जो कर रहे हैं वो आप आवेदन में आपको अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रभारी पर अग्रसारित कराएंगे। उसके बाद आपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित कराएंगे। उस आवेदन को फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा होगा। उस आवेदन में आपको 2-3 चीज और उस आवेदन में लगाना पड़ता है। जैसे मतलब अलग अलग जिला में अलग अलग कुछ नियम है। जैसे कुछ ऐसे जिलों में है उसके डॉक्टर की पुर्जी और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। कुछ जिलों में आपको एफिडेविट भी लगाना पड़ता है कि किस संतान के लिए आप पत्रिका अवकाश ले रहे हैं, ये भी आपको लगाना पड़ता है। इसीलिए ये सब चीज और स्वीकृति होने के बाद आप मेडिकल अवकाश में जा सकते, मातृ अवकाश में आप जा सकती है। ऐसे अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले जो भी आप कर्मी महिला शिक्षिका होंगी वो मातृत्व अवकाश की अवधि में जो मासिक भुगतान जो आपको मिलता रहेगा, वो ये नहीं कि आप छुट्टी में चली गई तो हम आपको वेतन रोक दे, फिर आइएगा तो आप स्वीकृति कराइएगा तो भी नहीं। आपको मातृका अवकाश जब आप स्वीकृति करा के आप चली गई तो आपको उस 80 दिन तक के आपको मासिक वेतन भुगतान अवकाश की लौटने की प्रतीक्षा नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका वेतन बिना रोके ही प्रति माह नियमित रूप से भुगतान करता रहा जाएगा। ये चिट्ठी में स्पष्ट लिखी। अर्थात 180 दिन का है मतलब, और आपको भुगतान आपको छुट्टी पर जाने पर भी आपको वेतन बाधित नहीं होगा। अब शिशु देखभाल अवकाश, ये शिशु देखभाल अवकाश जो है ये बिहार सेवा संहिता के नियम 220 और वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/12/2015 के आलोक में दिया गया है। और ये चिट्ठी में कहा गया अव्यक्त संतान वाली महिला अर्थात जैसे महिला शिक्षिका या कर्मी जैसे जिनके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, उनकी संपूर्ण सेवा को 18 साल से कम उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा में या बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिन का शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। यही समझिए, ये जो है ऐसे महिला शिक्षाकर्मियां जिनके अव्यक्त संतान 18 वर्ष नीचे हैं, उनकी अगर परीक्षा की तैयारी करानी है, परीक्षा दिलवाने के लिए या बीमारी के दशा का पालन पोषण के लिए या देखभाल करने के लिए 2 वर्ष में 365 गुना 2 नहीं, यानी टोटल आप जोड़िए तो 730 दिन शिशु देखभाल की छुट्टी आप दे सकते हैं। या तो आप लगातार ले लीजिए या तो आप टुकड़े में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन टुकड़े में लेने के लिए कुछ इसके शर्तें होती हैं। अगर आप टुकड़े टुकड़े में इस छुट्टी को लेते हैं तो 1 वर्ष में कम से कम मतलब 1 वर्ष में 3 बार से ज्यादा आप छुट्टी स्वीकृति नहीं होगी। अर्थात 730 दिन आप एक बार में ले लीजिए, या फिर अगर टुकड़े में लेते हैं तो एक कैलेंडर वर्ष में आपको 3 बार से ज्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी। इसका भी आवेदन करने की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा के कार्यालय में आपको देना पड़ेगा, और ये आवेदन के 7 दिनों के अंदर या तो स्वीकृति करना होगा ना तो अस्वीकृत करने का निर्णय लेना अनिवार्य। और आवेदन कैसे देना होगा, ये तो आप आवेदन देना होगा, फिर वही प्रक्रिया होगी आपको मास्टर सरकारी से प्रखंड से करा के आपको कार्यालय में जमा करना होगा। चलिए, शिशु देखभाल अवकाश आपको क्लियर हो गया। ये देख कंफर्म हो गया कि 730 दिन का अवकाश होती है और 2 बच्चों तक ही आपको इसमें मिलेगी जो आपको उसको लगातार। ये अच्छी चीज है जो अपने छोटे छोटे बच्चे जैसे या बड़े बच्चे जो अवैक्स हैं जिनको आपको देखभाल करनी है तो 7 दिन तक आप लोग आराम से छुट्टी ले सकते हैं, या टुकड़ों में भी आप आवश्यकता अनुसार बच्चे की आवश्यकता अनुसार भी अपने छुट्टी ले सकते हैं। अब अगले छुट्टी का इसमें विवरण दिया गया है पितृत्व अवकाश। ये पितृत्व अवकाश क्या है, ये मैटरनिटी की संभावित तिथि मतलब बच्चे जो होने की जो संभावित तिथि है उसके 15 दिन पहले से 6 माह और महीना तक अवधि के बीच कभी भी आप 15 दिन का ले सकते हैं। ये जो अवकाश है मैटरनिटी की संभावित तिथि, संभावित तिथि 15 दिन पहले से आप ले सकते हैं और 6 माह के अवधि के बीच कभी भी आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये 15 दिन का पितृत्व अवकाश, इसमें भी 2 ही बच्चों तक, इसमें चाहे चिट्ठी में जिक्र न किया गया हो, इसमें भी आपको 2 बच्चों तक ही इसमें पितृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ऐसे आवेदन देना पड़ेगा जो 7 दिन के अंदर उन्हें भी इस कार्य के लिए स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय। हाँ, ये चीज है कि इसमें भी आपको वेतन बाधित नहीं होगा और आपका वेतन बिना रोके प्रति माह भुगतान किया जाएगा।
ये क्लियर। हाँ, ये भी हम समझाना भूल गए। इस शिशु देखभाल की जो छुट्टी आपने 730 दिन के लिए, इसमें भी आपको मतलब मासिक वेतन के भुगतान के क्रम में अवकाश लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। उनका वेतन बिना रोके प्रति माह आपको भुगतान होते रहेगा। ये नहीं कि आप बच्चे को देखभाल वाला छुट्टी चलेगा स्वीकृति कर, लेकिन हम बताते ये होनी चाहिए कि आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपसे स्वीकृति कराना पड़ेगा। कराने के बाद आप उस छुट्टी को में जा सकते हैं और आपको वेतन बाधित नहीं होगा, वेतन आपको मिलता रहेगा। हाँ भाई, उपार्जित अवकाश क्या है? उपार्जित अवकाश मतलब ईएल, जो हम लोग ये जानते हैं। ये ईएल जो होती है, एक ईएल है जो आपको पूरे सेवा काल में छुट्टी का जो लेकर अधिकतम जो होती है 300 दिनों तक की अवकाश संचित हो सकेगा। जैसे आप एक साल में आपको मान लीजिए ईएल 12 दिन का मिलता है, तो 12 दिन का जब ईएल मिलेगा तो आपने उस ईएल का मतलब हुआ कि आप अगर उस छुट्टी को लेते हैं, सीएल की तरह आप ईएल को लेते हैं, तो आपको वेतन कटौती नहीं होगी, आपको वेतन मिलेगा। लेकिन आपकी गणना उसमें जो आज इसे मान लीजिए एक साल में 12 दिन है, अपने इस साल आपने 12 दिन का ईएल उपार्जित अवकाश नहीं लिया, तो अगले साल जब वो ईएल आपका हो जाए तो 12 दिन ये और अगले साल का 12 दिन और 24 दिन आपका संचय हो जाएगा। आप चाहे तो 24 दिन भी ले सकते हैं, चाहे तो आप उसको संचय करते हुए आप बचा सकते हैं, और बचा को अधिकतम 300 दिन तक ही बचा सकते। उससे ज्यादा अगर जो भी आपको ईएल में है वो लैप्स हो जाती है। लैप्स में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहता है, इसीलिए। और वो 380 अगर बचता है तो उस छुट्टी को आप सेवानिवृत्त के समय उसको कुछ बेनिफिट और कुछ वेतन संबंधी उसका लाभ मिलेगा। वो अब अलग के अलावा जो आपने ईएल जब ऊपर संचय किया, उस संचय को आप उसके वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप उसका आवेदन देकर 7 दिन के अंदर उसको भी स्वीकृति करा सकते हैं। और इस ईएल में भी आपको बोला गया है कि उसका वेतन भुगतान की रुकावट नहीं है। इसमें इसे नहीं कि आपको अवकाश लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि आपका नियमित रूप से वेतन भुगतान होता है। जितने दिन भी आप उसको उपार्जित अवकाश में रहेंगे वो आपका वेतन भुगतान होता रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब आइए आधे वेतन की छुट्टी। ये एक समझिए चीज, आधे वेतन की छुट्टी और अगला छुट्टी है रूपांतरित छुट्टी। ये थोड़ा सा समझिए, दोनों एक ही चीज थोड़ा सा अलग है और दोनों एक दूसरे से गहराई के रूप में जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है, ये छुट्टी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको पहले हम चिट्ठी पढ़ ले, उसके बाद हम विश्लेषण आपको समझा देंगे। ये जो होती है इस आलोक में, बिहार सेवा संहिता के आलोक में ऐसे अवकाश स्वीकृति दी जाती है आधे वेतन। ये छुट्टी निजी काम के लिए, आधे अवकाश की छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर मिलता है। आधे वेतन की छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर निजी काम एक समय में चाहे जितने दिन की ली जाए, यह तब भी लागू होगा जब इस छुट्टी पहले से अब निवृत्ति रूप में ली जाए। अर्थात इसके बारे में समझा रहे हैं, जब तक छुट्टी मंजूर करने पर सक्षम पदाधिकारी ऐसा विश्वास करने के कारण न हो, सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद वो कर्तव्य ऐसा विश्वास न हो कि वो सरकारी छुट्टी को लौटने वाला है कि न लौटने वाला। अब इसके बारे में हम समझे क्या है। ये छुट्टी जो है बिहार सेवा संहिता के तहत आधे वेतन की छुट्टी और रूपांतरित छुट्टी जो होती है, दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब आधे वेतन की छुट्टी आपके खाते में जमा वाली पूंजी, बस समझिए, जमा कर रहे हैं, जमा वाली पूंजी जिसको उपयोग कर रहे हैं, और रूपांतरित उसका इस्तेमाल करने का विशेष तरीका होती है। देखिए क्या होती है, यह आधे वेतन जो छुट्टी होती है यह हर नियमित और अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को हर साल मिलती है। प्रत्येक सरकारी सेवक प्रति वर्ष 20 दिनों के आधे वेतन की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस छुट्टी में को लेते हैं तो छुट्टी की अवधि के दौरान आपको समान वेतन का आधा हिस्सा मिलता है। क्लियर हुआ। और ये जो छुट्टी है अपने निजी कारण से या बीमारी के आधार पर आप ले सकते हैं। अब रूपांतरित छुट्टी क्या है इसको समझ लीजिए। ये दोनों उसी का एक दूसरे का मतलब संबंधित है। ये आधे वेतन छुट्टी का इस्तेमाल करने वाले की एक एडवांस रूप होती है। क्या होती है, एक एडवांस रूप होती है जिससे कर्मचारियों को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, उसमें पूरा वेतन मिलता है। जब कोई कर्मचारी अपनी आधे वेतन की छुट्टी को पूर्ण वेतन वाली छुट्टी में अगर बदल देता है, तो अगर आधे वेतन की जो छुट्टी जब पहले लिखा है कि आधा वेतन नहीं, उसको चाहे तो पूर्ण वेतन के रूप में जब वो बदल देता है उस छुट्टी को, नहीं हमको पूरा वेतन वाला छुट्टी चाहिए, तो उस छुट्टी को हम लोग आधे वेतन की छुट्टी के बदले हम लोग छुट्टी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित छुट्टी कहते हैं।
जैसे ये छुट्टी की मुख्य शर्त ये होती है कि अगर आप एक दिन अगर रूपांतरित छुट्टी आप लेंगे तो 2 दिन आपके आधे वेतन के बराबर छुट्टी हुआ। अर्थात आप अगर 10 दिन आप रूपांतरित छुट्टी का उपयोग करते हैं, उसी छुट्टी को आप आधे वेतन को उसी छुट्टी को आप 20 दिन आधे वेतन में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 दिन अगर आधा वेतन आपको है साल में, मान लीजिए आप 10 दिन आप आधे वेतन का छुट्टी ले ली, तो 10 दिन आधा वेतन बचा, तो उसको आप उसी साल आप 5 दिन रूपांतरित छुट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या 5 दिन 20 दिन का, अगर मान लीजिए 10 दिन का रूपांतरित छुट्टी है तो 5 दिन रूपांतरित छुट्टी ले लिए, छुट्टी है, और 5 दिन को हम 10 दिन हम आधे वेतन की छुट्टी में ले सकते, ये आपको ले सकते हैं। ठीक है, ये छुट्टी के दौरान आपको पूरा वेतन रूपांतरित छुट्टी मिले, उसको कोई कटौती नहीं हो। देखिए दोनों में अंतर समझिए क्या होती है। ये जो आधे आधे वेतन की छुट्टी होती है, समान वेतन का आधा मिलता है। क्लियर हो गया। और जब रूपांतरित छुट्टी में समान वेतन का 100% मिलता है, ये भी क्लियर हो गया। अब आधे वेतन छुट्टी में ये है, जितने दिन छुट्टी पर आप रहेंगे उतने ही दिन कटेंगे। अर्थात 10 दिन रहे तो 10 दिन कटेंगे छुट्टी। जबकि रूपांतरित छुट्टी में जितने दिन आप रहेंगे उसके दुगुने दिन आपको कटेंगे। अर्थात अगर आप 10 दिन रहेंगे तो 20 दिन, क्योंकि उसका दुगुना आप हो जा रहा है। अब देखिए, अब आधे वेतन छुट्टी कैसे कब ले सकते हैं? निजी कार्य से भी ले सकते हैं और चिकित्सा, दोनों आधार पर ले जा सकते हैं। लेकिन रूपांतरित छुट्टी मुख्य रूप से केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। तो समझने वाली चीज है कि आधे वेतन की छुट्टी निजी कार्य के लिए भी है और चिकित्सा कार्य के लिए, दोनों के लिए भी। लेकिन रूपांतरित छुट्टी केवल और केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। यह छुट्टी जो होती है आधे वेतन छुट्टी, नॉर्मल छुट्टी अगर ईयर खत्म हो जाए, जब ईयर कहीं खत्म हो जाए तो आपके घर के काम या नौकरी के लिए छुट्टी चाहिए तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रूपांतरित छुट्टी में भी ये भी, चलो बीमार हो, आप पास ये लाभ बची हो, आप क्या कर सकते हैं, उस छुट्टी का पूरा वेतन पाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोनों छुट्टी में ये आपको नियम है कि दोनों छुट्टी को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना पड़ेगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 7 दिन के अंदर इसको भी स्वीकृति करने का नियम। अगर स्वीकृति हो जाती है दोनों छुट्टी की, तो इसमें भी यही नियम लागू होता है कि मासिक वेतन के भुगतान के क्रम में अवकाश के लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उसका वेतन नियमित रूप से प्रति माह भुगतान होता रहेगा। ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि ये आधे वेतन की छुट्टी और रूपांतरित छुट्टी क्या है, ये आपने समझ। अब आइए अगला छुट्टी के बारे में हम सकते हैं। अगला छुट्टी है असाधारण छुट्टी। असाधारण छुट्टी भी बहुत छोटा में दिया, इसको हम बहुत विवेक को समझा देंगे आपको। बिहार सेवा संहिता नियम 180, 236, 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त अवकाश की अवधि का वेतन देने, असाधारण छुट्टी में आपको वेतन दे देंगे। इसकी अब असाधारण छुट्टी क्या है, इसको समझ लीजिए। असाधारण छुट्टी को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर सकते हैं या लीव विदाउट पे कर सकते हैं। देखिए, ये छुट्टी लेने की 2 परिस्थितियां होती है, याद रखिए। जब कर्मचारी के अवकाश खाते में कोई अन्य अवकाश, जैसे उपार्जित अवकाश या अर्ध वेतन अवकाश, शेष अवकाश न बची हो और छुट्टी को सख्त जरूरत, या जब से सरकारी अधिकारी के खाते में अन्य छुट्टी उपलब्ध हो। पहला नियम परिस्थिति होती है कि छुट्टी कोई पर छुट्टी नहीं बची हो, उपार्जित अवकाश या अर्ध वेतन अवकाश नहीं बची हो, तो अब उसको छुट्टी की सख्त जरूरत। दूसरा परिस्थिति ये उत्पन्न जब सरकारी कर्मचारी के खाते में छुट्टी उपलब्ध हो लेकिन लिखित रूप में असाधारण अवकाश की छुट्टी की मांग कर सकता है। दोनों परिस्थितियां होती है। छुट्टी आपके पास है भी तो भी असाधारण अवकाश आप ले सकते हैं, और छुट्टी नहीं भी है तो भी असाधारण। लेकिन अगर है, अगर लेना चाहते तो आप लिखित आवेदन दोनों % देना ही पड़ेगा। और तब हाँ, इसमें सैलरी आपको नहीं मिलता है। यह छुट्टी कर्मचारियों को समान अवकाश के खाते से काटी भी जा सकती। ये समझ, अगर मान लीजिए आपने असाधारण अवकाश ले लिया, अब भविष्य में अगर आपको CL है, अगर बच रहा है या बचा हुआ है, तो आप आवेदन देके उसमें से आप कटवा सकते हैं। जैसे ये और कुछ बचा हुआ 50 को 20 दिन, तो आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं।
क्लियर हुआ। और इसमें समझते हैं असाधारण अवकाश के बारे में। इस असाधारण अवकाश के बारे में फिर एक और अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं कि सेवा काल और, लेकिन इस असाधारण अवकाश में सेवा काल और वेतन वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। चूंकि यह बिना वेतन की अवधि होती है, इसलिए सामान्यतः असाधारण अवकाश की अवधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है। अगर आप इसमें असाधारण अवकाश लेते हैं तो वेतन वृद्धि की इसमें गणना नहीं किया जा सकता। यानी उतने जितने दिन आपने असाधारण अवकाश लिए हैं उतने दिन इंक्रीमेंट और आगे बढ़ जाता है, और इंक्रीमेंट जो मिलने वाली होती वार्षिक वो उतने दिन आगे बढ़ जाती। लेकिन इसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं, अपवाद होती हैं। ये अपवाद क्या है वो भी देखिए। ये अपवाद का नियम है बिहार सेवा संहिता के नियमावली 85 में वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार दिया गया है। अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र या अन्य कोई परिस्थिति जो कर्मचारी के नियंत्रण में न हो, अन्य कोई परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाए जो कर्मचारी के नियंत्रण सेवा से बाहर, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी दुर्घटना घटित हो जाए जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अगर बाहर हो जाए, नियंत्रण में ना हो, तो कर्मचारी विभाग अनुमति से या कर्मचारी अगर विभाग की अनुमति से उस शिक्षा या कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरा साधारण अवकाश छुट्टी लिया है, तो विभाग ये इसकी परिस्थिति को देखते हुए इंक्रीमेंट डेट उसी निर्धारण कर सकते। अगर उसको ऐसा लगता है हमारे सक्षम पदाधिकारी की नहीं, उनके द्वारा जो शिक्षा ली गई है वो किसी बहुत इमरजेंसी में और कारणवश या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो अनुमति लेकर वो छुट्टी पर गया है, तो चाहे तो विभाग उसमें इंक्रीमेंट डेट को वृद्धि ना कर उसी डेट को इंक्रीमेंट कर सकते। ये सक्षम पदाधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अगर कोई कर्मचारी, ये भी ये कैसे लिया जाता है इसको भी अच्छा समझिए, असाधारण अवकाश क्या होती है। अगर कोई कर्मचारी की सेवा 3 वर्ष तक हो कर ली गई हो, मैं कोई कर्मचारी 3 वर्ष तक सेवा करना कर लिया हम, तो अधिकतम 3 माह तक का असाधारण अवकाश की स्वीकृति उसको किया जा सकता है। लेकिन गंभीर मामले की स्थिति में जैसे टीबी हो जा रहा है, कुष्ठ रोग हो जा रहा है, कैंसर जैसे कोई बीमारी पीड़ित हो जा रहा है, तो वो सेवा 1 वर्ष अगर पूरा कर लिए है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवा पूरा कर लिया है और इस तरह की बीमारी ग्रसित हो जा रहा है, तो इलाज के लिए अधिकतम 18 महीने तक असाधारण अवकाश की स्वीकृति किया जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन अनधिकृत अनुपस्थित रहने पर, और कभी कोई ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि अनधिकृत रूप से कोई अनुपस्थित हो जाता है, तो बाद में सक्षम अधिकारी को आवेदन देकर वो अपनी परिस्थिति को अवगत कराते हुए उस अवकाश को असाधारण अवकाश में आपको बदल सकता है। तो अब क्लियर हो गया कि लेकिन ये सारे अवकाश की जो स्वीकृति हो ये भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही आपको आवेदन देना होगा। वो 7 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति करेंगे और स्वीकृति, लेकिन इसमें क्लियर है कि इसका वेतन भुगतान इसमें अवधि का नहीं मिलता, लेकिन असाधारण अवकाश में सेवा टूट नहीं मानी जाती। ठीक है, ये याद रखिए। अब अगली छुट्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अदेय छुट्टी। ये अब छुट्टी समझिए इसको क्या बोलते हैं। लीव नॉट ड्यू, नाम से नहीं स्पष्ट, लीव नॉट, आपके पास कोई छुट्टी बचा नहीं है, कोई छुट्टी आपके पास बचा नहीं है। ये समझिए क्या होती है। ये एक प्रकार का एडवांस छुट्टी होती है। एक प्रकार क्या है, एडवांस छुट्टी होती है। हम आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। इसको अदेय अवकाश अंग्रेजी में लीव नॉट ड्यू भी कहते हैं। यह प्रदान किया जाता है, यह विशेष और संवेदनशील अवकाश माना जाता है। इस अवकाश को क्या माना जाता है, विशेष और संवेदनशील अवकाश माना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह विभाग के द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली एक एडवांस छुट्टी होती है। क्या छुट्टी होती है, एडवांस छुट्टी। अब एडवांस छुट्टी क्या, इसको हम पूरा डीपली समझा रहे हैं। जब किसी कर्मचारी को गंभीर संकट या बीमारी के समय छुट्टी की सख्त जरूरत हो, जब कोई कर्मचारी को गंभीर संकट आ जाए, बीमारी, छुट्टी की सख्त जरूरत हो, लेकिन उसके खाते में एक भी छुट्टी ना बचे, जैसे बाधित अवकाश ना बचे, सीएल ना बचा हो, कोई अन्य छुट्टी ना बचा हो, तब क्या करती है सरकार, भविष्य में मिलने वाली छुट्टी को एडवांस के मानकर उसे अवकाश दे देती है। इसे ही अदेय अवकाश कहते हैं। जैसे समझिए ये अवकाश खाते का माइनस में, जैसे समझिए मान लीजिए मैं आपके पास कोई पैसा नहीं, मान लीजिए उदाहरण आपको समझ, तो कोई पैसा नहीं, हम आपको 20,000 रुपये सरकार आपको एडवांस दे दी, अब पैसे की जरूरत है एडवांस दे दी,
एक सीएल के उदाहरण से हम एक पैसे के उदाहरण समझाते हैं। और आपको एडवांस देगी, आपको सारे पैसे खत्म हो गए, सरकार जो पैसा वो सब खत्म, आपको सरकार जरूरत पड़ी तो सरकार आपको पैसा आपको 20,000 दे दी। अगले साल कुछ पैसे आपको जो मिलने वाले थे, अगले साल जो पैसा आपको कुछ 10,000 मिलने वाले थे, वो 10,000 आपको इस 20,000 में से माइनस कर दी सरकार। अब बच जाएगा 10,000। फिर अगले साल जो पैसा मिलने वाला कुछ आपको, वो आपको भी उस तरह का इसी तरह छुट्टी है। मान लीजिए छुट्टी सारी समाप्त हो गई, आप लेकिन आपको आपका सर्विस है, उस सर्विस में और चीजें ईएल और अगले साल मिलने वाली, और कुछ और छुट्टियां मिलने वाली अगले साल, तो वो अगर ज्यादा परिस्थिति जरूरी है तो वो सरकार आपको एडवांस के रूप में छुट्टी दे। लेकिन जैसे जैसे वो जो तो छुट्टी आपको माइनस में रहेगी, और जैसे अगले साल आपको छुट्टी आपको मिलती है, वो जो छुट्टी बचता है वो छुट्टी इसमें माइनस करती जाती है, और आपको शेष बताते हैं इतना छुट्टी अभी और है जो आपको अगले सेवा काल में आपको मान। लेकिन इसमें भी कुछ बात शर्तें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। भविष्य की छुट्टियों में है, ये छुट्टी जो है समुचित सेवा काल में 180 दिन ही दी जा सकती है। 180 दिन। अब समझिए क्या भविष्य के जो छुट्टी में समायोजन के बारे में समझिए। जब आप छुट्टी पर काट कर वापस छुट्टी पर जब लौटते हैं, जब आप छुट्टी काट कर जब वापस छुट्टी पर लौट जाते हैं, तो भविष्य की सेवा में जो आप आगे जब सेवा करेंगे तो आपके खाते में जो भी नया भी जैसे हाफ पे लीव या ईएल जो भी जुड़ती है, तो सबसे पहले माइनस जितने छुट्टी उस माइनस में से आपको एडजस्ट करते हुए चली जाती है। जब तक एडवांस चुकता नहीं हो जाता, तब तक अवकाश खाता प्लस नहीं होगा, उसी में से घर कैसे आपको उदाहरण समझा, एडवांस रुपये आपने ले ली, वही चीजें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है आपने ये आदेश छुट्टी ले ली और कर्मचारी वापस नहीं लौटा, तब क्या होगा इस परिस्थिति में, ये भी सोचने वाली बात है। इस्तीफा या मृत्यु हो जाती है, तो मानी कर्मचारी वापस कभी इस्तीफा दे दे, कहीं चला जाए दूसरे नौकरी, या उसकी मृत्यु, उसमें भी क्या कंडीशन हो सकती है, उसको थोड़ा समझिए। ये कंडीशन इसमें नहीं थे, लेकिन हम आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चिट्ठी इसमें क्या कर सकती है। यदि कोई कर्मचारी आदेश छुट्टी का उपयोग करने के बाद अपने अवकाश खाते में पॉजिटिव आने से पहले, मतलब पॉजिटिव निगेटिव इसका छुट्टी आने से पहले अगर इस्तीफा दे दे, तो उस परिस्थिति में शैक्षणिक सेवानिवृत्ति जब लेता है तो उसकी छुट्टी माइनस जो बची हुई रहती है उतने दिनों का भुगतान किया या वेतन सरकार उसे वापस वसूल लेती है। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपको छुट्टी बचा हुआ निगेटिव में है, जो आपने ज्यादा छुट्टी ले ली है, अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो जो वेतन आपको दिया है वो वेतन आपको वापस ले ली। क्योंकि आदेश छुट्टी में नियम है, इसमें भी आपको आवेदन आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा और 7 दिन स्वीकृति होगा, और इसमें भी आपको अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी और आपको वेतन बिना रोके आपको मिलता रहेगा। आप इस्तीफा दे दिए, तब इस्तीफा दे दिए हैं तो जो भी आपका माइनस में आपको छुट्टी है उसको आपको उतना दिन का वेतन आपको सरकार से वापस वसूल लेगी। अगर मृत्यु हो जाती है किसी कारण से या मेडिकल बेड के द्वारा उसको अनफिट घोषित कर दिया जाता है, तो कर्मचारी की जब मृत्यु होती है, जब स्वास्थ्य कारणों से वो हमेशा अयोग्य घोषित कर दिया तो सरकार कोई वसूली नहीं करती है। एक मानवता का आधार पर वसूली नहीं करती है और माइनस बैलेंस जो माफ कर देती है, उसको क्या कर देती है, माफ कर देती है। लेकिन हाँ, ये छुट्टी जो है आपको अपने सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति कराना पड़ता। और सक्षम पदाधिकारी आपको आंख मूंद की छुट्टी देता नहीं, ये बहुत तहकीकात करता है, आपकी परिस्थिति को देखता है और परिस्थिति के अनुसार उसे ये पूर्ण विश्वास होता है कि आप इस संकट से उबरने के बाद अनिवार्य रूप से आप ड्यूटी में आ जाएंगे। तभी वो देखता है कि आपकी परिस्थिति उससे उत्पन्न हुई है और उस परिस्थिति को उबरने के बाद पुनः आप उस ड्यूटी में आ जाएंगे। उससे प्रसिद्ध कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्त मतलब वो आया लेकिन कुछ ही साल के बाद उसका सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी उसका जो नौकरी तो उस पर जो आपको जितना आपको निगेटिव सीएल बचे उतना वेतन, उस वेतन को भी सेवानिवृत्ति के बाद आपको वो भरपाई सरकार कर लेती है। ये याद हो गया। इसीलिए याद रखिए हमेशा आदेश छुट्टी जो होती है हमेशा एक एडवांस के रूप में, जिस समय एडवांस किसी से रुपया लेते हैं उसी सरकार से एडवांस रूप में हम उसको छुट्टी लेते हैं, जो बाद में अन्य छुट्टियों के साथ इसको एडजस्टमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। सेवा में पूरे सवाल में इसके लिए कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई, लेकिन फिर भी हमारे चिट्ठी के हिसाब से जो 180 दिन समुचित सेवा काल में तय की गई थी, 180 दिन का आप सेवा काल में इसको आदेश छुट्टी आप ले सकते हैं और इसका भी आप जिला शिक्षा पदाधिकारी, लेकिन किस परिस्थिति में छुट्टी मिलेगा और कैसे मिलेगा इसको हमने आज समझाने का आपको प्रयास किया है। क्लियर हुआ।
ये सभी छुट्टी आपने भी छोड़ दी है, आप ये सभी छुट्टी को, और ऐसे और भी बहुत सारी छुट्टी के बारे में है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और बहुत सारी छुट्टियां हैं जो आपको इसमें चिट्ठी में नहीं दी गई हैं, जो इसका अन्य का भी उपयोग आप कर सकते हैं। वैसे मेन छुट्टी हमारे लिए यही है, कुछ और भी छुट्टी है जिसके जो बिहार सेवा संहिता में कुछ और भी खंडित, उसको भी कभी बिहार सेवा संहिता छुट्टी को भी वर्णन करेंगे और इसको पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा छुट्टी के बारे में लोगों को समझाएं, जिससे आप उसके बारे में समझ उसका उपयोग कर सकें आप। लेकिन हाँ, ये सभी ध्यान रखिएगा, चिट्ठी में भी और भी दिया हुआ है कि अवकाश की जो स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों अनुपात में ये देखा जाएगा कि किसी भी अवकाश की स्वीकृति में विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित न हो। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब दे दी, जब मन करे तब दे दिए हम चले गए, ये भी एक देख। इसीलिए आज कुछ जिलों में चिट्ठी निकाला गया है कि आप प्रधानाध्यापक से आप पत्र अगर शायद करा लेंगे कि इनकी छुट्टी में जाने पर कि आपको विद्यालय का शैक्षणिक काम प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये आपको स्वीकृति जो होती है सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अवकाश की स्वीकृति हेतु तो आवेदन प्रधान शिक्षक, प्रधान या प्रभारी प्राध्यापक या प्रधानाध्यापक को आप दे सकते हैं और संबंधित प्रधान, और 3 दिन का नगरसाहित करना और नहीं लेने। अगर मान लीजिए ये अगर आवेदन अगर 3 दिन में बीओ साहब नगरसाहित नहीं किया जाता है, नहीं लिया जाता है तो कारणों को, अगर मान लीजिए कोई आवेदन आप दिए उनके द्वारा अगर नहीं, तो आप स्वतः उस आवेदन नगरसाहित करा के स्वतः आवेदन वो 3 दिन बाद अग्रसाहित हो जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन प्रक्रिया में, लेकिन भी ऑफलाइन अभी चल ही रही है, कहीं की ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन चलती रहेगी। इसीलिए ये प्रक्रिया बात के अगले वीडियो हम समझाएंगे कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे ऑफलाइन में करना है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको यही समझाने का प्रयास किएगा कौन सी छुट्टी कैसे लिया जाता है और इससे किस किस कारण से इसको छुट्टी ले सकते हैं, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, इस सभी छुट्टी का हमने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। फिर से हम इस बार कहेंगे कि इस पर आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक इसको शिक्षक सुने और लाभान्वित हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।